मोदी और अमित शाह की नागरिकता हम लोग छीनते हैं। दे आर टेररिस्ट, आई रिपीट। और मैं 100 बार ये बात कहूंगी, चाहे गोली मारो ये बात कहूंगी, लाठी मार लो ये बात कहूंगी, जेल में बंद कर दो, मैं यही बात। नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। खालिद सैफी का आपने अभी एक वीडियो देखा, उसके बाद सफूरा जरगर का भी देखा, और उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल दिल्ली दंगों की चार्जशीट जो लगातार फाइल हो रही है और उसमें जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उससे कुछ समुदाय विशेष के लोगों का और पत्रकारिता के समुदाय विशेष के लोगों का, इन लोगों को कुछ स्थान विशेष में जलन या अन्य तरह की व्याधियां जो है वो दिख रही हैं। बात करेंगे सबसे पहले खालिद सैफी की, और वो किस किस के साथ किस किस फोटो में दिखा है, लेकिन साथ ही दिल्ली दंगों के सारे मास्टरमाइंड पे बात होगी। धीरे धीरे हम उन पर पहुंचते जाएंगे, जिसमें शर्जील, ताहिर, फारूक, अमानतुल्लाह, सफूरा, पिंजरा तोड़, तबलीगी जमात, देवबंदी उलेमा और मीडिया के जो समुदाय विशेष के हैं, रवीस, राजदीप, राणा अयूब, ये सारे लोग जो गिरोह बनाकर जो लामबंदी कर रहे थे इन लोगों को कि ये लोग बड़े बढ़िया आदमी हैं और इन लोगों को जो है पुलिस को छूना नहीं चाहिए और पुलिस जो है बर्बरता दिखा रही, ये लोग जिस तरह से प्रॉपअप कर रहे थे और कवरिंग फायर जिसको एक तरह से कहा जाता है, अगर युद्ध वाली शब्दावली आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो खालिद सैफी जो है वो लगातार, आप उसकी कई तस्वीरें अभी आप देखेंगे, रवीश के साथ है, राजदीप के साथ है, सिद्धार्थ वरजराजन दवायर का जो है उसके साथ है, प्रकाश राज के साथ है, अमानतुल्लाह के साथ है, कन्हैया के साथ है, आरजे साइमा के भी साथ है, उमर खालिद के भी साथ है। और उमर खालिद से याद आता है कि उमर खालिद ने जो फर्जी कहा कि मुझ पे कोई गोली चला के भाग गया, 1-1.5 साल पहले जो उसने ये क्लेम किया था, उसका भी सच बाहर आ गया है कि उसमें भी जो अकेला चश्मदीद था वो खालिद सैफी ही था। बताइए, मतलब कोइंसिडेंस होने का ये मतलब फादर ऑफ कोइंसिडेंसेस इसको माना जाना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि फ़ोटो में है, सेल्फी ले रहा है, तो उससे क्या साबित हो जाता है? बहुत कुछ साबित होता है, क्योंकि इसी देश की इसी मीडिया ने ऐसे ही लोगों को, नीरव मोदी वाला आपको याद होगा कि नीरव मोदी प्रधानमंत्री के साथ एक फ़ोटो ऑप में पीछे की लाइन में ही कहीं खड़ा था उस फ्रेम में, और सिर्फ उस फ्रेम में होने के कारण पीएम नरेंद्र मोदी को गिल्टी बाय एसोसिएशन इस तरह से करके दिखा दिया गया कि अरे, मतलब पीएमओ के पास लिस्ट नहीं आती है कि कौन आदमी आपके साथ खड़ा हो रहा है। जैसे कि नीरव मोदी का अपराध जो है, जो बाद में पकड़ा और मोदी सरकार में ही पकड़ा गया, जो चालू हुआ था चिदम्बरम के टाइम से, उन लोगों के टाइम से, और उसको पकड़ा, उसके बाद भी भ्रष्टाचार का आरोप किस पे है? मोदी पे। क्यों भाई? क्योंकि फोटो में है भाई, फोटो में साथ हुए, मतलब दिन रात साथ रहते हैं। मोदी जी बाथरूम जाते होंगे तो नीरव मोदी बाहर में खड़ा रहता होगा, इस तरह का जो है बताने की कोशिश की गई। अब आप देखिए, इन सारे चेहरों को आपने देखा, सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, आप वीडियो में भी देख पाएंगे। इन सारे चेहरों को आप गौर से देखिए और इसमें देखिए कि क्या एक भी आदमी जो खालिद सैफी के साथ है असहज या अनकंफर्टेबल आपको लग रहा है? इस फोटो में एक भी सेल्फी में नहीं लग रहा है। नॉर्मली, अब ठीक है कि मैं उतनी बड़ी हस्ती नहीं हूँ, फिर भी जब कोई फ़ैन आपसे प्रशंसक मिलता है और आपसे फ़ोटो लेने के लिए बोलता है, तो वो आपके चेहरे पर दिख जाता है कि ये आदमी असहज है या अचानक कुछ और कर रहा था, इसको पकड़ के फ़ोटो ले लिया गया। इनके शक्लों से देख के लगता है कि ये लोग अभी गिरोह बनाकर कुछ मीटिंग कर रहे थे, उससे उठे हैं, और ये पार्टिंग शॉट है जहाँ पे ये लोग जो है कि हाँ भाई याद रखेंगे, इस टाइप की बातें हो रही। और इसी पे अगर मैं एक वामपंथी एंकर होता, एक वामपंथी मीडिया पर्सन होता, तो मैं अभी आपको बताता, एक किसी डॉक्टर स्कोडाल हसून से जो स्वीडन में बैठे होते, उनसे बात करके मैं बताता कि अगर आप इसकी दाढ़ी को देखिए और उसके फेशियल मसल्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह आदमी काफ़ी सहज है, यह आदमी काफ़ी समय से इन्हें जानता है, और इनको और आप सूक्ष्मदर्शी से अगर आप इसके चमड़े के भीतर घुसना चाहेंगे तो आप देख पाएंगे इन तस्वीरों के जरिए ही इनका बॉडी मूवमेंट किस तरह का है, और उसके भीतर की कोशिकाएं जो हैं कितनी हर्षोल्लास में हैं, वो कितनी खुश हैं। और इससे साबित हो जाता है कि ये लोग जो है
काफ़ी गहरे दोस्त हैं, दोस्त नहीं है तो कम से कम 10-20 बार तो मेरी जानकारी में मुझे लगता है, मेरा जो अनुभव रहा है उसके हिसाब से तो लगता है कि ये लोग 10-20 बार तो दिन में फ़ोन पे बात करते ही हों। ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही रवीश कुमार अपने शो में करते हैं। मतलब उसको ज्योग्राफी में डॉक्टरेट मिला हुआ है और उसको कोविड का जो है एक्सपर्ट बना के ले आते हैं, क्यों भाई उसके नाम में डॉक्टर लगा हुआ है। तो ये जो डॉक्टर स्कोडा लहसुन वाली बात है वो थ्योरी तो अब यहाँ पे भी लगेगी, और उतने डीप में हम ना भी जाएं, नॉर्मल एक सामान्य आदमी भी इन तस्वीरों को देखेगा तो वो पाएगा कि ये सिर्फ प्रशंसक वाला नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं वो एक सहजता है और एक शायद जानने की बात है जो एक दूसरे को जानने पे होती है। अब जब खालिद सैफी इन लोगों के साथ इतना कंफर्टेबल होके पिक्चर और फोटो सेशंस कर रहा था, उस वक्त इनके साथ के लोग जिन जिन बड़े नामों के साथ ये था उन लोगों की भाषा याद कीजिए। रवीश कुमार कह रहे थे कि लोग सड़कों पे हैं और जस्टिफाई कर रहे थे कि लोगों को सड़कों पर होना चाहिए और ये लोकतंत्र की ताकत है, फलाना ढिमका। इन सब के बावजूद कि लोग सड़कों पर क्या कर रहे थे, इन्होंने अनुराग ठाकुर के देश के गद्दारों को वाला जो नारा था उसको बता दिया कि दिल्ली दंगों का मेन कारण है। लेकिन ये जिन लोगों के सड़कों पे आने को ग्लोरीफाई कर रहे थे प्रजातंत्र के नाम पे, वो लोगों ने 30 लोगों की जान सिर्फ यूपी में ली। मेरठ में, बिजनौर में, इन तमाम जगहों पे, लखनऊ में लोग मरे हैं यही एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के कारण। सड़कों पर लोग हैं। फिर याद कीजिए, कुछ लोग पूछ रहे थे सड़कों पे लोग क्यों नहीं हैं, उकसा रहे थे। उनके ट्वीट्स जाके आप उस समय के पढ़िए। आरजे साइमा का ट्वीट याद कीजिए, जब वो कह रही है लोगों से कि फलाने दिन जो है हजारों हजार की संख्या में आओ और जुटो और सड़कों पे उतरो। सड़कों पे उतरने का मतलब क्या होता है ऐसे ऐसे समयों में, जब कहा जाता है कि जो चीज़ हुई नहीं है, जिस चीज़ के बारे में न तो कागज़ में लिखा हुआ है, जिस चीज़ के बारे में सरकार बार बार क्लैरिफिकेशन दे रही है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जिस चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि इसमें डरने की कोई बात नहीं, उन सारी चीज़ों को एक नॉन एग्जिस्टेंट डर क्रिएट किया जा रहा है कि आपके साथ भविष्य में ऐसा होगा, और फिर आप उसे इनह्यूमन बोलते हैं। वल्नरेबल सेक्शन को, जिनके पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है, जो पढ़ नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते, उन्हें सीधा कह देते हैं कि सारे मुसलमानों को तो है देश से बाहर निकालने की योजना बनाई। कितने मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया गया। एक्ट तो पास हो गया, बिल एक्ट बन गया, कानून बन गया, कितने मुसलमान लोगों को भगा दिया गया इस देश से। लेकिन कितनी लाशें गिरी। 50 से 55 के बीच तो सिर्फ दिल्ली दंगों में, हिंदू विरोधी जो दंगे हुए उसमें गिरे। 30 लोग एंटी-सीए राइट्स के दौरान सिर्फ यूपी में मरे। सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। पुलिस के लोगों की जान गई है, आईबी के अफसर्स की, कांस्टेबल्स की जान गई है। तो इनका रक्त किसके हाथ पर है? इन्हीं लोगों के हाथ पे है जो कह रहे थे जला दो, सीएबी को जला दो, एनआरसी को जला दो, फलाना तेरे खून से इनकलाब आएगा। किसके खून से इनकलाब आएगा? सफूरा जरगर जो अभी रो रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे जो है, और पूरा लॉबी खड़ा हो गया और वायर के लोग लिख रहे हैं कि प्रेग्नेंट औरत को जो है आपने जेल में रखा हो, इससे पता चलता है कि माओ की आप कितनी इज्जत करते हैं। नहीं, माओ की इज्जत हम करते हैं, माओ की इज्जत हम इतनी करते हैं कि गर्भवती हथनी मरती है तब भी पूरा देश एक हो जाता है। ये है मदरहुड को लेके। क्यों? क्योंकि गर्भवती हथनी जो है ना, कहीं बम नहीं लगा रही थी। गर्भवती हथनी जो है, हथनियों के समूह को उकसा नहीं रही थी कि दिल्ली में उतरना और हिंदुओं के प्रतिष्ठानों को आग लगा देना। गर्भवती हथनी जो है वो ये नहीं कह रही थी कि अमित शाह जो इस देश के गृह मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं वो टेररिस्ट हैं। वो ये नहीं कर रही। वो बेचारी भूखी थी, अपने बच्चे को लेके भटक रही थी, और कुछ खास नामों वाले लोगों ने उसे पटाखों से भरा अनानास खिला दिया, और फिर भी मरती भी कैसे है तो खड़े होके बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए, खेत तक को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो हम तो उस मातृशक्ति की पूजा करते हैं कि एक हथनी के साथ भी होता है तो भी सारा देश एक साथ हो जाता है। एक गाय के मुंह में किसी ने बम, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल का, उसके साथ किया था, तब भी सारा देश एक जगह पे आ गया। तो
तो गर्भवती हो, मुसलमान हो, महिला हो, ये तुम्हें याद करना चाहिए था उस तारीख को, जो 22 तारीख को, 16 तारीख को दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में लोगों की भीड़ को उकसा के कह रही थी कि केरल मांगे आज़ादी, पंजाब मांगे आज़ादी। तुम्हारी तो मतलब पूरी मंशा है कि देश छिन्न भिन्न हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, इसीलिए तो टुकड़े टुकड़े गैंग बोला, और ये गैंग बढ़ता ही जा रहा है, ये आज़ादी वाला गैंग है। तो वो सारा किया, तुमने कहा खुल्लम खुला स्टेज से कि मुझे जेल में डाल दो, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। अभी क्यों फर्क पड़ रहा है? जेलों में भी चोर हैं, अपराधी हैं, उनके बाल बच्चे जेल में भी पैदा हो रहे हैं। तिहाड़ जेल में ही कई बच्चे पैदा हुए हैं, उनके लिए बच्चों का बिल्कुल दोष नहीं है, उनके लिए है। अब उनकी माँ जो है कहीं दंगे उकसा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम जब तक पेट में हो तब तक तो सहना पड़ेगा ना। पेट से बाहर आओगे, तुम्हारे लिए प्ले स्कूल है, नर्सरी है, सब चीज़ का सरकार तो इतनी मतलब अच्छी है। नॉर्मली तो लोग उसे मिसट्रीट करते हैं अगर वो बाहर में रहती कि ये देखो दंगा उकसाने वाली का बच्चा है या बच्ची है, लेकिन यहाँ पे तो सरकार ने तमाम इंतजाम, मतलब मैं नॉर्मल बातें कर रहा हूँ कि तिहाड़ में जो बाकी भी हैं, चोर हैं या हत्या के जुर्म में ऐसी औरतें हैं, लड़कियां हैं जो प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए तो है प्रावधान, तो सारा प्रावधान है। इसलिए ये सब फर्जीवाड़ा नहीं कि गर्भवती है और उसको जो है देश कैसे, देश केयर करता है गर्भवती महिलाओं के लिए, हर जगह करता है, ये दिखता है। और हाँ, दंगाई कोई गर्भवती हो, कोई डकैत हो गर्भवती, कोई चोरनी हो गर्भवती, कोई मर्डरर हो, तब जो है उसके लिए किसी भी तरह की संवेदना प्रकट नहीं की जा सकती। हाँ, मेडिकल उसको सहायता दी जा सकती है, लेकिन मेरी भावुकता उसके साथ कभी नहीं होगी, मेरी संवेदना उसके साथ कभी भी नहीं होगी। अब देखिए इसके 4 हिस्से हैं। अभी मैं चार्जशीट में क्या क्या आया है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा और गहन चर्चा करूंगा, उसके लिए भी आप जुड़े रहिए। फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि दिल्ली के दंगों में हुआ क्या था और कैसे हुआ था, कि 4 लेयर होते हैं। ये जो वामपंथियों के, इस्लामिस्टों के, शांति प्रिय कट्टरपंथी समुदाय के लोग जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि ये अलाइन है एक तरह से। और अभी हाल ही में हमारे एक सहकर्मी अनुपम ने ऑफ इंडिया के लिए एक लेख लिखा जिसमें 25 ऐसे इंस्टेंस हैं आजकल के, मतलब रिसेंट के, जिसमें मुसलमानों ने दलितों पर अत्याचार किया। और अत्याचार मतलब मर्डर, घर से भगा देना, उसकी बहू बेटियों की इज्जत लूटना, तमाम तरह। तो ये भीम मीम वाला जो पैराडाइम है ना, भीम मीम वाला जो एकजुट होने की बात होती है, तो वो यहीं पे जो है मतलब फट के सामने आ जाती है कि क्या चल रहा है। जब वो निकलते हैं तो उनके लिए तुम काफिर हो, उसके लिए तुम दलित नहीं रह जाते। दलित वलित ये सब पॉलिटिक्स में ठीक लगता है, जब सपा वालों को वोट चाहिए होता है, MY समीकरण निकालते हैं, मुस्लिम यादव समीकरण, लालू जो है वो भूरावाल के अलावा बाकी लोगों को लेना चाहते हैं, उसमें जो है मुसलमानों के मसीहा बन के आते हैं। वहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकली तुम्हें एक साथ देखा जाता है। पेपर पे मुसलमानों ने कभी भी दलितों को गैर हिंदू नहीं माना है, जो कि गैर हिंदू की एक आइडेंटिटी, उन्हें दलित आइडेंटिटी अलग करके दी जाती है, जैसे ये हिंदुओं का हिस्सा है ही नहीं। तो ऐसे समयों में इनका जो ये एक्सपोज हो जाते हैं, ये नंगे हो जाते हैं। वो सारा है कि जब ये चलते हैं, मार काट के लिए निकलते हैं, ये इस्लामिस्ट जो होते हैं, शांति प्रिय, काफ़ी शांति प्रिय होते हैं और इनके शांति दूत होते हैं, तब इनकी विचारधारा एक हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी इनको करंट गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना है। उसको विश्व की नज़रों में कोशिश तो यही थी ना कि ट्रंप आ रहा है और उसी समय ये सब करेंगे, तो वैश्विक मीडिया यहाँ पे, और ट्रंप भी हो सकता है 1-2 लाइन जो है बोल दे हमारे साथ कि हाँ माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार हो रहा। नहीं, उस समय जब ये खालिद सैफी जो है फोटो खिंचवा रहा था रवीश कुमार के साथ, वरदराजन के साथ, दवायर वाले के साथ, राजदीप के साथ, तभी मतलब लेयर में देखिए कैसे ये लोग एक साथ वो काम करते हैं। सबसे ऊपर मीडिया वाले होते हैं, ये तमाम लोग जो माहौल बनाएंगे, कवरिंग फायर देते हैं कि देखिए गलत हो रहा है, इनका भी सुना जाना चाहिए, संसद में बिल कैसे पास हो गया, तमाम तरह की चीज़ें। जबकि संसद में बिल लोकतांत्रिक तरीके से पास हुआ है, उसमें एक भी लाइन ऐसा नहीं है कि भारतीय मुसलमानों पे कोई फ़र्क पड़ेगा। फिर भी रवीश, राजदीप, बरखा, सगारिका,
ये सारे लोग क्या करते रहे? शेखर गुप्ता, सिद्धार्थ वरदराजन, राघव बहल, ये लोग क्या कर रहे थे? इनका संस्थान जो है क्विंट, स्क्रोल, वायर, एनडीटीवी, ये सब क्या कर रहा था? ये सब कवरिंग फायर दे रहा था, ये सब बता रहा था कि मुसलमानों को निकालने की पूरी योजना तैयार है और अल्पसंख्यकों को चुन चुन के जो है अत्याचार किया जा रहा है। वो चुन चुन के अत्याचारों में और क्या क्या घसीट लेते थे। देखिए, आपने जो है 3 तलाक जो है वो उनका था, आपने जो है उसको हटा दिया, वो गलत हो गया। राम जन्मभूमि पे फैसला आया, वो भी बेचारे काफ़ी उसको भी लेके दुखी थे। उसके बाद कश्मीर जो है उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और अभी आधा साल भी नहीं बीता और शतक जो है हमारी भारतीय सेनाओं ने इस्लामी आतंकियों को मारने में लगा लिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दर्द तो होगा ना। तो इन सारे दर्द को जो है एक साथ ऐसे दिखाना, ये सारी चीज़ें लीगली हुई है, कानूनी रूप से हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जितनी दलीलें गई सारी खारिज हो चुकी हैं। उसके बावजूद रवीश, राजदीप और जितने नाम मैंने आपको बताया वो ये पहला सबसे ऊपर हायरार्की में ऊपर के लोग हैं जो पूरा माहौल बना रहे हैं ताकि इंटेलिजेंसिया जो है ये सारा जो है ये लोग एक तरह के भाव में आए कि देखो भैया वहाँ तो बड़ा अत्याचार हो रहा है। उसके बाद आता है टायर 2 के लोग, उसमें आते हैं स्वरा भास्कर जैसे लोग, राणा अयूब जैसे लोग, ये तमाम लोग आते हैं जो स्पीच देते हैं। ये इधर उधर जाके बोलते रहते हैं और छोटे छोटे जगहों पे आर्टिकल लिखते हैं और उन आर्टिकल का बेस कुछ नहीं होता है, रेटरिक होता है, उसमें कल्पनाशीलता होती है कि देखो अब तो जो है आप लोग अब बच के रहिए। इनके छोटे छोटे वीडियो जाएंगे, क्लिप्स आएंगे, ये लोग फेसबुक लाइव करते हैं, इन तरह से करते हैं। तीसरा जो है, और ये सारा काम एक साथ होता रहता है, मैं आपको टायर बाय टायर बता रहा हूँ लेकिन ये सारा काम एक साथ होता है। ये ऊपर वाला अपना काम करता है, नीचे वाला अपना, उसके नीचे वाला अपना। उसके नीचे कौन है जो स्पीच देने वालों, ये कन्हैया, उमर खालिद, शैला राशिद और ये तमाम जितने मैंने नाम लिए, उनके नीचे आते हैं वो लोग जो फाइनेंशियल मदद करते हैं, जो पावर को थोड़ा सा विल्ड करते हैं और वो एक्चुअल में उतने पावरफुल पोजीशन में आपको वो कहीं नहीं वो सारे नाम दिखेंगे। फारूक फैजल, कभी नाम सुना था आपने? शायद 100 करोड़ की प्रॉपर्टी इसने बना रखी है उस इलाके में, जिसका राजधानी स्कूल था, जिसकी छत को जो है आप कह सकते हैं कंट्रोल रूम एक तरह से, जैसे ताहिर हुसैन की छत थी और एक इसका, जहाँ से पूरा एक वॉरफेयर जो है हिंदुओं के खिलाफ जो है क्रिएट किया गया था और वहाँ से पेट्रोल बम, एसिड की बोतलें, पत्थर, वेपन से, फायर वेपन से फायर किया जा रहा था, गोलियां चलाई जा रही थी। तारिक हुसैन, ये लोग जो है, ये लोग 1.1 करोड़ रुपया मूव किया तारिक हुसैन ने। आप सोच लीजिए 1.1 करोड़ रुपया इसी दौरान शेल कंपनियों में इन्वेस्ट किया, उसके बाद कैश निकाला और वो कहाँ गया होगा आपको पता है, क्योंकि लोगों के पास रातों रात वेपन्स नहीं आ जाते। पत्थर भी ट्रकों में भर के मंगवाना होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसके लिए पैसे लगते हैं। एसिड की बोतलें मंगवाने में पैसे लगते हैं, कार में भर के जो पेट्रोल आता है उसमें पैसे लगते हैं। तो कौन करा रहा था, ये पैसा कहाँ गया होगा, ये सबके। और ये सब चार्जशीट में, मैं अपने आप से बना के कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। अमानतुल्लाह जैसे लोग हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं और जामिया का राइट्स जो है एक तरह से इंसाइट होता है, मुसलमानों को डराते हैं कि अब जो है काफिर जो है कब्जा कर लेंगे, तुम्हें बोलना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। और चौथा होता है फुट सोल्जर। फुट सोल्जर में कौन आते हैं? शाहरुख पठान आता है जो गोली एक्चुअल में चलाता है। फुट सोल्जर में सलीम खान आता है, सलीम मुन्ना आता है, शादाब आता है, इमरान आता है, फारूक आता है, कोई जावेद आता है। ये लोग फुट सोल्जर्स हैं जो एक्चुअल में पत्थर लेके दौड़ते हैं, जो एक्चुअल में ताहिर हुसैन की बिल्डिंग में जो है खींच लेते हैं अंकित शर्मा को और उसको गोद गोद कर मार देते हैं। तो ये लोग जो है ये लेयर्ड वे में अप्रोच करते हैं राइट्स को और इस तरह से देश को, समाज को आग के हवाले करते हैं। अब चार्जशीट की बात अगर करें तो चार्जशीट में क्या है? चार्जशीट 4-5 अभी तक शायद फाइल हुई हैं और हम उसकी गहन छानबीन तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो मीडिया में बातें हैं उसको आपको देखना पड़ेगा कि अभी तक क्या क्या होगा। और इस पर बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, आप कहेंगे कि ये सारी बातें हम कर चुके हैं। जी हाँ, कर चुके हैं, लेकिन हिंदुओं की स्मृति जो होती है थोड़ी क्षीण होती है। वो तुरंत मतलब 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आप भूल जाते हैं। आप पालघर को भूल चुके हैं, आप ये भूल चुके हैं कि हिंदुओं के कितने बच्चों को, कितने मेल मेंबर्स को लिंच किया गया।
आप डॉक्टर नारंग को याद नहीं रखना चाहते, आप अंकित सक्सेना को याद नहीं रखना चाहते, आप अंकित शर्मा को याद नहीं रखना चाहते हैं, आप प्रशांत पुजारी को याद नहीं रखना चाहते हैं, आप मथुरा के लस्सी विक्रेता भरत यादव को याद नहीं रखना चाहते। ये सब मुसलमानों द्वारा लिंच किए गए थे और इन्होंने कुछ उनका बिगाड़ा नहीं था, तो ये सब नाम आप भूल गए। उसी तरह दिल्ली में जो दंगे हुए वो भी आप भूल चुके हैं। आपको याद भी नहीं है कि कैसे नवंबर से मुनव्वर राना टाइप के लोग वो कैसे अपना जो है एक देते हैं, और आपके तमाम शायर जिसको बड़ी बड़ी श्रद्धा से आप देखा करते थे वो कैसे इमरान प्रतापगढ़ी हो गया, आपको इंदौर के जो है राहत इंदौरी वो हो गए, इन सब ने अपने छिलके कैसे उतारे हैं, इनके आवरण जो बाह्य आवरण जो फसाद था वो कैसे उतरा है, और इनकी नग्नता कैसे कि हम कुछ नहीं है भाई, हम सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं, ये कह के ये कैसे सामने आए थे। ये सारी चीज़ें 4-5 महीनों में बिल्कुल सामने निखर के आई है। जो आरजे साइमा आपको मीठी बातों से आरजे रेडियो मिर्ची पे गाने सुनाया करती थी, उसके जहर भरे ट्वीट्स आप जाके पढ़ लीजिए कि इन लोगों ने क्या योगदान दिया है, और ये लोग कैसे अंत में सिर्फ एक आइडेंटिटी में समेट लेते हैं अपने आप को। इनके लिए भारतीयता जैसी कोई आइडेंटिटी शायद नहीं रह जाती, वो संदिग्ध हो जाती है, क्योंकि जो भारत को तोड़ने वालों के साथ खड़ा हो जाता है वो अपने आप को भारतीय तो ना कहे। कैसा भारत, जब पंजाब आज़ादी मांग रहा है, केरल को आज़ादी दे रहे हो, बिहार मांगे आज़ादी हो रहा है, तेलुगु और आंध्रा सबको आज़ादी की बात कर रहे हो, असम को काटने की बात कर रहा है, तो फिर तुम कैसे भारतीय हो अगर इन लोगों को भी तुम्हारा समर्थन जा रहा है? फिर तो तुम भारतीय नहीं हो, फिर तुम घूम फिर के मुसलमान हो जाते हो या वामपंथी हो जाते हो या जो भी आइडेंटिटी तुम्हें लेनी है वो हो जाते हो। इसीलिए आपको पूरा घटनाक्रम फिर से समझाना पड़ेगा कि दिसंबर में क्या हुआ था, कैसे जामिया में दंगे भड़के थे, कैसे यही लोग जो पीएफआई वालों से मिला था जाके, मतलब इस सब पे भी मैं डिटेल में थोड़ा आगे बात करूंगा कि पीएफआई का क्या हाथ। याद होगा कि जामिया में 750 आइडेंटिटी कार्ड फर्जी मिले थे। पीएफआई मुसलमानों का एक संगठन है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है, और उसको अभी उद्धव ठाकरे ने यूज किया है एज वॉलंटियर्स उधर मुंबई में कोविड से लड़ने के लिए। खैर वो बात अलग है। तो इन लोगों ने अपने आप को लगातार एक्सपोज किया, और इसीलिए बार बार आपको दिसंबर से लेकर कि नवंबर से माहौल बनना शुरू होता है, क्योंकि राम जन्मभूमि का वर्डिक्ट आ जाता है उसी के आसपास में। फिर दिसंबर में जो सीए को लेके शाहीन बाग तैयार होने लगता है, उसके बाद जामिया में आग लगाई जाती है। उसके बाद आपको लाइब्रेरी वाली बात याद होगी कि लाइब्रेरी से पत्थरबाज जो है लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं। उसको ऑल्ट न्यूज़ के प्रतीक सिन्हा ने उसको जो है वॉलेट साबित करने की खूब कोशिश की थी, लेकिन वो सैटेलाइट इमेजरी में शायद दिक्कत रह गया तो वो साबित नहीं हो पाया। और उसके बाद पहले 24 सेकंड का वीडियो आता है, फिर 1 मिनट का आता है, फिर 2 मिनट का आता है। जामिया प्रशासन वीडियो देना नहीं चाहता है क्योंकि उसमें पता चल जाएगा कि ये लोग पत्थर चला के आग लगा के, बाहर के बसों में आग लगा के 4 डीटीसी की बसें फूकी गई थी। ये सब मैं दोबारा तिबारा चौबारा आपको बोलूँगा क्योंकि आप लोगों को याद नहीं रहता। आग लगाया था बसों में, और बसों में ही क्यों आग लगाया, कभी सोचा है? उसमें सीएनजी सिलेंडर होता है, एक बस अगर सिलेंडर फट जाएगा तो पूरे ब्लॉक को उड़ा देगा वो। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि भजनपुरा में भी पेट्रोल पंप पे हमला हुआ था। उसी तरह मौजपुर में जो ये इस दिल्ली में राइट्स होती है, ये सारा मैं 24-25 तारीख जो फरवरी के है उसमें मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे भी हिंदू लड़की की शादी हो रही थी तो कहाँ अटैक किया गया, जहाँ 9-10 कुकिंग गैस के सिलेंडर थे। तो प्लान इनकी तो काफ़ी मतलब डिटेल्ड प्लानिंग हुई थी। जामिया में हिंसा होती है, उसके बाद याद होगा कि उसी टाइम पे पैरेलली जब जामिया में हिंसा हो रही होती, हिंसा नहीं दंगे हो रहे होते हैं, आगजनी हो रही होती है, और पत्थरबाजी और दिल्ली पुलिस के जवानों पे जो है पत्थर और पेट्रोल बम फेंके जा रहे होते हैं, गोली भी चलती है। 10 लोगों जो हिस्ट्री शीटर थे उनको पकड़ा था उसी टाइम, जो उस इलाके में रह रहे थे, और आतंकी गतिविधि में संदिग्ध लोग जो है उस इलाके में जामिया नगर में रह रहे थे। और उसी टाइम जेएनयू में याद होगा आपको कि फीस की वृद्धि को लेके एबीवीपी ने शुरू किया, और उसको वामपंथियों ने तोड़ मरोड़ के फिर ब्राह्मणों वापस जाओ और ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की और तमाम चीज़ कर दिया।
और बच्चों को ये लोग धमकाने लगे कि तुम एग्ज़ाम मत दो, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हो रहा है। सर्वर रूम पे 3 और 4 जनवरी को इन लोगों ने हमला किया था। उसके बाद वामपंथियों ने एबीवीपी के बच्चों को, मनीष जांगीड़ याद होगा आपको, निधि याद होगी, इन लोगों को बुरी तरह से, प्रशांत नाम का एक लड़का था, खदेड़ खदेड़ के मारा था, रूम में घेर घेर के मारा था, मरणासन्न स्थिति में मारा था, रॉड से मारा था जिसके चिन्ह थे। ये सारी चीज़ें हुई थी 3 और 4 जनवरी को, 5 जनवरी को। किस नाम पे? तो हम विद्यार्थियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वामपंथी जो वहाँ का स्टूडेंट यूनियन, और वहाँ पे इन्होंने जामिया से बुला के वामपंथी इस्लामिस्टों को बिठा रखा था, रॉड पत्थर आदि देके, जो सारे वीडियो में दिखे हैं। इनकी आईसी घोष याद होगी, जिसका मतलब पहले हेमिस्फीयर था माथे पे पट्टी का, फिर जो इतने पे लिमिट होता, फिर वो ऐसे एक बैंडेड में सिमट जाता, और 17 टाँके लगे थे। इतना इमोशनल कहानी जो है बुन दिया गया। वो 1 सप्ताह के अंदर टाँके जो हील हो जाते हैं। पता नहीं किस तरह का मेडिसिन इन्होंने, वामपंथियों के पास अगर ऐसी मेडिसिन है भाई सामने लाओ, मेडिसिन का नोबेल मिल जाएगा तुम लोग का। लॉबी भी तो नोबेल में भी तो तुम ही लोग किए, जैसे ओबामा जैसे हत्यारे को, जिसने हजारों लाखों लोगों को मरवाया है, देशों को बर्बाद किया है, उसको जब प्रेसिडेंटशिप में आते ही कुछ ही समय में नोबेल मिल जाता है, तो आप लोगों को मिल ही सकता है। तो ये हुआ था 3, 4, 5 को। और जब जनवरी में एक तरफ ये सब हो रहा था, जेएनयू जामिया का डाइवर्जन क्रिएट किया गया था, शाहीन बाग पे पूरा फोकस था कि शाहीन बाग में जो है सिर्फ कुछ ही कंपनियों के मीडिया पर्सन जा सकते हैं, बाकी लोगों को मारा पीटा जा रहा था, ढकेला जा रहा था, जलील किया जा रहा था। वहाँ एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ शाहीन बाग क्रिएट हो गया था। और उसी समय जब पास इशू हो रहे थे, जब कुदरती तौर पे बिरयानी आती थी, जब कुछ ही महिलाएं हर चैनल वालों को एक ही तरह के रटे रटाए जवाब दे रही थी, जब पता चल रहा था कि ये लोग जो है शिफ्ट में आ रहे हैं, जब पता चल रहा था कि बच्चों को उस ठंड में, जो सदी में पूरे मतलब पिछले 100-110 साल में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, वैसे में सड़कों पे नवजात शिशुओं की हत्या की है उन हत्यारन माओं ने। तो ये एक परफेक्ट डाइवर्जन था कि पूरा मीडिया को इधर फोकस रखो। और उसी समय अब पता चल रहा था कि 24 और 25 फरवरी को जो रायट्स हुए हैं ट्रंप के आने पे, उस रायट्स के लिए तैयारी जो 1-1.5 महीने से चल रही थी। जब पूरा मीडिया एक तरफ लगा हुआ था तो तैयारी ये हो रही थी कि शर्जील इमाम ने जो कहा है कि क्या हम बड़े बड़े सड़कों को जाम नहीं कर सकते, 500 शहरों की लाइफ डिसरप्ट नहीं कर सकते, नॉर्थ ईस्ट को, चिकन नेक को काट नहीं सकते। उस समय एक्चुअल में पिंजरा तोड़ के एक्टिविस्ट और तमाम लोग वहाँ पे जितने ये वामपंथी हैं, मरकज वाले से बात करके, देवबंदियों से बात करके, इनके घरों पे मीटिंग चलती थी, पत्थर इकट्ठा किए जा रहे थे। ताहिर हुसैन की बिल्डिंग आप देखेंगे उसमें खिड़की नहीं, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसका ताखाना इतना बड़ा है कि उसमें पूरा का पूरा ट्रक घुस जाएगा, गायब हो जाएगा। कारें आ रही थी पेट्रोल भर के, और उससे जो मोलोटोव कॉकटेल, जिसको पेट्रोल बम बोलते हैं, वो बनाया जा रहा था। फारूक फैजल के राजधानी स्कूल की छत पे जो स्लिंग शॉट्स, गुलेल तैयार किए जा रहे थे, वहाँ से जो है पेट्रोल बम फेंका जाए, या क्या पता बम भी फेंक रहे हैं। हथियार का तो काफ़ी इस्तेमाल हुआ ही है। तो ये जो है, ये दोनों पैरेलली चल रहे थे। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं शाहीन बाग तो चल नहीं, वो एक डाइवर्जन था, शांतिपूर्वक प्रदर्शन, मीडिया में सब कुछ वो दिखाओ, और अचानक से एक दिन उठो और फिर जाफराबाद की मेट्रो स्टेशन के नीचे की सड़क जाम करने की बात करो। और अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर कुछ लोग नहीं उठते, अगर उन्होंने रेसिस्ट नहीं किया होता, प्रो सीए रैली नहीं निकाली होती, उन्होंने नहीं कहा होता कि तुम अगर यहाँ से नहीं उठोगे तो हम भी तुम्हारे सामने प्रदर्शन करेंगे, जाहिर सी बात है उनका प्रदर्शन संवैधानिक, हमारा भी संवैधानिक, इस तरह की बातें, तो ये और भी भयावह हो सकता था। और हो सकता है कि अभी भी कोरोना के समय में भी वो प्रदर्शन चलते रहते और पूरी दिल्ली को ये लोग काट देते बाहर की दुनिया से। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब पूरे घटनाक्रम को अब वापस आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि चार्जशीट आ गई है और उसमें गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गई थी, उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें 10 बार ऑफ इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट का जिक्र है। जब हम वहाँ पे गए थे, आप सोचिए इतना भयावह था कि इतना सब कुछ करने के बाद
और मीडिया में तब आने लगा सड़कें पत्थरों से पटी हुई। और जितने मैंने आपको बोला कि इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस जो है, जो अपराध को साबित करते हैं, वो सारे एविडेंस ताहिर हुसैन की छत पे, फारूक फैज़ल के स्कूल पे, हर जगह बिखरा पड़ा हुआ था। और अब आप याद कीजिए कांस्टेबल रतन लाल की हत्या। कांस्टेबल रतन लाल की हत्या कैसे हुई थी? वो आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही मतलब उनको खींच लिया गया, नहीं। 2 दिन पहले प्लानिंग हुई थी 50 लोगों ने। चार्जशीट में बताया गया है, 1100 पन्नों की चार्जशीट है, उसमें बताया गया है कि 2 दिन पहले प्लानिंग हुई थी कि पुलिस को कैसे घेरा जाएगा। आपने वीडियोस देखे होंगे, सीसीटीवी को तोड़ रहे थे उस इलाके के लोग, लेकिन वही है कि सीसीटीवी के अलावा भी लोगों के फ़ोन में भी वीडियो होते हैं, उन सब से जो है साबित हुआ। और बाकी जो कॉल रिकॉर्ड जब खंगाले गए तो 50 लोगों की मीटिंग हुई थी 22 फरवरी को, और 23 फरवरी को इन्होंने पहला ट्रायल किया था, लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया। 24 फरवरी को ये लोग सफल हुए जब इन्होंने डीसीपी अमित शर्मा, एसपी अनुज शर्मा और कांस्टेबल रतन लाल को खींच लिया था। रतन लाल बुरी तरह से घायल हुए, बाकी दोनों भी घायल हुए। कई दिनों तक ये लोग आईसीयू में रहे थे, और रतन लाल की अंत में जो है मृत्यु हो जाती है और वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो ये मतलब कोई ऐसी ये कोई छोटी सी बात नहीं थी। उसी तरह याद कीजिए हर्ष मंदर की बात। हर्ष मंदर और शर्जील इमाम, इनके बारे में चार्जशीट दायर हुआ है और उसमें बताया गया है कि इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग रोल रहा। इन्होंने बरगलाया है लोगों को। हर्ष मंदर का क्या रोल था? इसने लोगों को कहा कि न्याय सड़कों पर होगा, सुप्रीम कोर्ट आपको न्याय नहीं देगा, इसलिए तैयार रहिए। इसके एनजीओ की फंडिंग कहाँ से होती है उसके भी बारे में जरा पता कीजिए। शर्जील इमाम का आपको याद है कि किस तरह से उसने 500 शहरों को बंद करने की धमकी दी थी और मुसलमानों को एक्सप्लिसिटली कहा था कि आप लोगों को आना पड़ेगा और ये करना ही पड़ेगा। ये शर्जील इमाम के शब्द थे। 14 दिसंबर को उसने बोला था। उसके बाद भीम आर्मी का चंद्रशेखर जो है 22 दिसंबर को उसी इलाके में था जहां दंगे भड़के हैं, उसके ऊपर भी जो है चार्जशीट में उसका भी नाम डाला गया है। दिलबर नेगी याद होता, यंग लड़का था, शायद 20-21 साल का। एक इलाका है ब्रिजपुरी, उसकी पुलिया की तरफ से एक भीड़ आती है और हिंदुओं के दुकानों को टारगेट करना शुरू करती है। और 24 फरवरी को एक मिठाई की दुकान रहती है, उसमें आग लगाते हैं। दिलबर नेगी के हाथ पांव काटे जाते हैं और उसका बस्ट जो है उसको फेंक दिया जाता है जलती आग। आप सोचिए कि ये जो है दंगे में भी कोई आदमी, मैं समझ सकता हूँ कि उन्मादी हो चुका है, लेकिन इतनी क्रूरता, तुम किसी को चाकू मार दोगे, गोली मार दोगे, पेट में तलवार भोंक दोगे, समझ में आता है उन्मादी है, एक झटके में काम हो गया। नहीं, जिस तरह से अंकित शर्मा को मारा गया, 50-51 बार गोदा गया, 6 लोगों ने 4 घंटे तक गोदा है, उससे पता चलता है ये प्लान्ड था, ये ऑर्गेनिक नहीं था। दिलबर नेगी के हाथ पांव काटने के बाद आग में फेंक दिया गया। ये तो हिंदू से घृणा है ना, ये नॉर्मल क्राइम नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट एन ऑर्गेनिक राइटिंग क्राइम। राइट होता है तो लोग आग लगा देते हैं, मार दिया, गोली चला रहे, मर गया। जब तुम इस ब्रूटैलिटी का प्रदर्शन करते हो, इसका मतलब ये होता है कि तुमने गहन प्लानिंग कर रखी है कि तुम्हें हिंदुओं को कैसे टारगेट करना है, हिंदुओं के साथ कैसे ट्रीट करना है, उनकी जान कैसे लेनी, उसकी हत्या कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें अब जो है धीरे धीरे सामने आ रही हैं। ताहिर हुसैन पे जो एक चार्जशीट दायर हुई है, उसमें पता चला है कि 1 करोड़ 10 लाख रुपये इसने अलग अलग शेल कंपनी फर्जी कंपनी होती है जिसका नाम खाली कंपनी टाइप का होता है लेकिन वो काम कुछ नहीं करते, तो उसमें इसने पैसे डाले और उसके बाद कैश निकाला गया उनके माध्यम से। और वो कैश कहाँ गया होगा ये आपको और हमको जो ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। अंकित शर्मा के हत्या की प्लानिंग ताहिर हुसैन के घर में हुई थी और ताहिर हुसैन के घर में जब इन्हें खींचा गया तो वहाँ के चश्मदीदों ने बताया, एक बच्चे ने हमसे बात की जो नाबालिग था, इसलिए उसका नाम नहीं बताऊंगा, हमारे रिपोर्ट्स में वो सारी डिटेल्स पड़ी हुई हैं। उसने बताया कि 4 लोगों को उन्होंने खींचा था जिसमें से ये किसी तरह हाथ छुड़ा के भाग आया और जब तक वो पीछे मुड़ के देखा उसने बोला कि ताहिर हुसैन के घर में उन्हें खींच लिया जा चुका था। और फिर उसके बाद आपको पता है किस तरह से सुबह में नाली में फेंक दिया गया और उनकी लाश जो है रिकवर होती है। तबलीगी जमात पे भी चार्जशीट में बात हुई है कि किस तरह से फारूक फैज़ल नाम जो है थोड़ा छुप जाता है, आप लोगों के स्मृति में नहीं होगा। राजधानी स्कूल एक बेस था, इन लोगों का, दंगाइयों का बेस था
वो जो है फारूक फैजल का है, जिसने पूरा इनेबलर एक मतलब ये जो है काम करवाता है, ये जो है एवेन्यूज़ उपलब्ध करवाता है, ये जो है चीज़ें उपलब्ध करवाता है, लोगों को इनेबल करता है कि हाँ अब दंगे करो तुम। तो ये जो है ये मिला था PFI वालों से। PFI वाले मुसलमानों की एक संस्था है और ये संस्था मुख्यतः आतंकी गतिविधियों में शामिल रहती है। भारत सरकार ने इसे बैन क्यों नहीं किया गया, ये मेरी समझ से परे है। इनकी मुलाकात, फारूक फैजल की मुलाकात देवबंदी उलेमाओं से हुई थी, पिंजरा तोड़ के एक्टिविस्टों से हुई थी, PFI वालों से हुई थी। इन सब ने गहन स्तर पे प्लानिंग की थी इस दंगों को लेकर। और आरोपितों के मोबाइल में जो बाद में एक और चार्जशीट में मोबाइल में जो व्हाट्सएप मैसेजेस का जिक्र मिला है, वो भी आप जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने आप को बचाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। हमसे बात करते हुए एक और व्यक्ति ने, चश्मदीद ने, उसी समय बताया था कि कैसे एक हिंदू का स्कूल, विराजमानी स्कूल के बगल में शायद किसी पवन शर्मा या उसका स्कूल था और ये फारूक फैजल का, मुसलमानों के बच्चे को लेने के लिए उनके माता पिता आते हैं दंगे वाले दिन, उनके बच्चों को लेके चले जाते हैं और उसके बाद उस पूरे स्कूल के, हिंदू का जो स्कूल था उसको सुपुर्द खाक कर दिया गया, उसमें आग लगा दिया गया। उसकी तस्वीरें और वीडियो जो हमारे साइट पर पड़ी हुई हैं आप जाके देख सकते हैं। तो आप गहन प्लानिंग का ये एक और रिकॉर्ड जो आया है, वो व्हाट्सएप में किस तरह के मैसेज दिए गए थे वो भी आप सुनिए, आपके स्क्रीन पे भी मैं डाल रहा हूँ। घर में गर्म खौलते हुए पानी और तेल का इंतज़ाम करें। बिल्डिंग की सीढ़ियों पर तेल, शैम्पू या सर्फ से, जो सर्फ वाला पानी है उसका, वो डाल दें। लाल मिर्च गर्म पानी में या पाउडर के रूप में के साथ जो है प्रयोग करें। दरवाज़ों को मजबूत करें। जल्द से जल्द ग्रिल या लोहे के गेट लगवाएं। तेज़ाब की बोतलें घर में रखें। क्यों रखें तेज़ाब की बोतलें घर में? आत्मरक्षा के लिए तो नहीं रखता है कोई। आत्मरक्षा के लिए तो मैं मान सकता हूँ कि ग्रिल, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि आत्मरक्षा तुम्हें करना है? मतलब है कि तुम दंगे की प्लानिंग कर रहे हो और उसके लिए तुम्हें चाहिए कि अपने आप को कैसे बचाएंगे। बालकनी व छत पर ईंट और पत्थर रखें। वो तो उनके मस्जिद के भी छत पे ईंट और पत्थर दिख गया था ड्रोन फुटेज में, जिसे जो है NDTV ने काफ़ी कलाकारी से उस पर्टिकुलर फ्रेम को काट के हटा दिया था अपने उसमें। कार व बाइक से पेट्रोल निकाल कर रखें ताकि उनमें अगर आग भी लगाई जाए तो नुकसान ना हो तुम्हारा, ठीक है। लोहे के दरवाजों में स्विच से करंट का इस्तेमाल। आप सोचते जाइए कि इनकी प्लानिंग किस स्तर पे थी। और ये सारे घरों में, व्हाट्सएप के ग्रुप में ये घूम रहा था उन इलाकों में। एक इमारत से दूसरी इमारत में जाने के लिए रास्ते का इंतज़ाम करें, मतलब बनाएं, छतों को जोड़ लें कि अगर भागने की नौबत आए तो घर छोड़ के कैसे भागें। बिल्डिंग के सारे मर्द हजरात एक साथ इमारत ना छोड़ें, कुछ लोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए रुकें। इतना सब कुछ हो गया है और अभी भी अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों एक लॉबी अभी प्रेगनेंसी का बहाना दे रही है, अभी बता रही है कि ताहिर हुसैन जो है मुसलमान होने के कारण जो है शिकार हुए, सारी चीज़ें आउट इन द ओपन है। उसका ताहिर हुसैन का पूरा बैंक अकाउंट जो है, कितना करोड़ रुपया वो किधर दिया वो बाहर गया। उसके घर की छत जो है वीडियो पे, उसमें 500-600 लोग इकट्ठा थे और पूरे दिन में लोगों का ग्रुप शिफ्ट वाइज आता रहा है। चश्मदीदों ने ये बोला है। फारूक फैजल की मैं बात कितनी बार करूँ, तो आप ये जान लीजिए कि ये एक साथ 2 लेवल पे दंगों की तैयारी चल रही थी और शाहीन बाग का इसमें पूरा का पूरा हाथ है। पुलिस शायद इसको देखे, अगर उनका ध्यान अभी तक नहीं गया है कि किस तरह से जामिया और शाहीन बाग एक डायवर्जन था कि मीडिया का फोकस इधर रहे और इधर गाड़ियों में भर के पत्थर इकट्ठा किया जाए, पेट्रोल इकट्ठा किया जाए, छतों पे गुलेले लगवाई जाए, हिंदू घरों को, प्रतिष्ठानों को, दुकानों को चिन्हित किया जाए और उनको मारने की पूरी प्लानिंग की जाए। चार्जशीट का अध्ययन हम अभी भी कर रहे हैं और जैसे जैसे नई नई जानकारियां आएंगी हम नए वीडियोज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। दूसरी बात, एक और अपील करना चाहूँगा आप लोगों से, खास करके यूट्यूब पे जो इन वीडियोज़ को देखते हैं, कि यूट्यूब ने शायद अपने एल्गोरिदम में कुछ चेंज किया है, जो भी है, हमारी व्यूअरशिप इन्होंने ड्रास्टिकली, और मैंने कई लोगों से बातचीत की जो यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह का कंटेंट डालते हैं, उन लोगों ने उनमें से बताया कि उनके भी यूजर्स के पास नोटिफिकेशंस नहीं पहुंचता है जब हम लाइव होते हैं। तो मैंने देखा है कभी 1 बजे रात में 1000-1500 लोग तक लाइव देखा करते थे, अब वो 250-300 पे आ गया। तो इस पर भी थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, अपने दोस्तों
इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम लोगों की सहायता आप इसी तरह से कर सकते हैं। हम आर्थिक सहायता आपसे नहीं मांग रहे हैं। इस तरह से आप YouTube चैनल को, क्योंकि अगर हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देंगे तो आप शायद अपने दम पे नहीं जुटा पाएंगे इसे इन्फॉर्मेशन, और इस इन्फॉर्मेशन को आप आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जितने वीडियो आते हैं उसको जितने जगह आप भेज सकते हैं उसको करते रहिए। आप देखें ना देखें 10 लोगों को दिखाइए, ताकि इस नैरेटिव के वारफेयर में जहाँ हिंदू पे ही हमले होते हैं और हिंदुओं को ही ऑपरेसर बताया जाता है, वो नौटंकी जो है ख़त्म हो। बहुत बहुत आभार करता है ऑप इंडिया परिवार आपका। पिछले काफ़ी समय से आप लोगों ने हमारी आर्थिक सहायता भी की है और हमारे लिए काफ़ी वोकल हो के हम पे जब FIR हो रहे थे और तमाम तरह की चीज़ें हो रही थी, तो आप लोगों ने हमारा साथ दिया है, सहयोग किया है। उसके लिए पूरा परिवार जो है आपका आभारी है। नमस्कार।